नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गणित कक्षा 6 हम हैं प्रश्नावली 1.3 में। पिछली क्लास में हमने प्रश्न क्रमांक 2 तक कर लिए थे, प्रश्न क्रमांक 3 अभी हम कर रहे हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो जो पहला भाग आपके पास है 578 गुणा में 161, ये विद्यार्थियों पहला भाग है। और बात अगर दूसरे भाग की करूँ तो ये है 5281 गुणा में 3491। ठीक है विद्यार्थी, तो ये 2 भाग में लेके चल रहा हूँ और 2 भाग में आपके लिए छोड़ दूँ कि वो आप गृह कार्य के रूप में उनको कर लेते। व्यापक नियम का प्रयोग करना है तो ये जो 578 है इसको इसके निकटतम होगा ये 600 के, और 161 भी ये निकटतम जा रहा है 200 के। तो हमने गुणा किया तो हमें उत्तर मिलता है 12, और उसके बाद 1 2 3 4। तो विद्यार्थियों ये आपका आ चुका है उत्तर। ठीक इसी प्रकार से जब मैं इसका निकटतम देखता हूँ तो ये मुझे मिलता है 5000 के निकटतम, और इसको देखता हूँ तो ये मुझे निकटतम मिल रहा है 3000 के। जब इसका उत्तर निकालते हैं तो ये मुझे मिलेगा 5 3 15, 2 3 4 5 6। तो ये इस प्रश्न का आ चुका है ये उत्तर। ठीक है विद्यार्थी, तो इसका तीसरे प्रश्न का सी और डी भाग आप करना, प्रयास करना इसका। अब हम चलते हैं आगे, एक अगला प्रश्न या फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ सब कुछ। देखिए अगला क्या है। अगली जो आपकी हेडिंग है वो है कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठकों का प्रयोग कैसे किया जाता है वो देखिए। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, जैसे ये है 6 + 7 × 10, तो सर्वप्रथम इस 10 का गुणा 6 से करना और फिर 10 का गुणा 7 से करना, और बीच में ये निशान ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी 6 × 10 + 7 × 10 बराबर 60 + 70 बराबर कितना आ जाएगा 130। तो इस प्रकार से आप कोष्ठकों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण क्या है, 7 को 109 से गुणा करें, तो 7 का 7 पड़ा है, इस 109 को मैं ये लिखती हूँ 10 + 9। अब अंदर 7 के साथ 10 का गुणा करो तो क्या आएगा 7 × 10 प्लस, अब 7 के साथ 9 का गुणा करो तो क्या आएगा 7 × 9, सरल किया तो आया 70 और ये आया 63। इनको जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, सॉरी इसको आपको लिखना है 100। ठीक है, 100 + 9 और ये बनेगा 700, और उत्तर आ जाएगा आपका 763। ठीक है विद्यार्थी, अब अपने बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप कोष्ठकों का प्रयोग कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं आगे, जो आपका अगला भाग है वो है रोमन संख्या। ये एक रोमन पद्धति होती है विद्यार्थियों। रोमन पद्धति में हम कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं उनको कैसे लिखते हैं। यहाँ तो मैं नॉर्मल गणित की जो संख्या है वो लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन संख्याओं को रोमन में कैसे लिखा जाता है वो आप देख लीजिए। 1 को रोमन में ऐसे लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 अगर होगा तो हम उसको लिखेंगे S, 11 अगर आ गया तो उसको हम लिखेंगे S। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये हो चुकी है वो संख्या। ठीक है ना। अब कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आप सीख लीजिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तो होता है 1, फिर आता है 5, फिर आता है 10, फिर आता है 50, फिर आता है 100, फिर आता है 500, और फिर आता है 1000। अब इन सभी संख्याओं को हम रोमन में कैसे लिखेंगे। 1 को तो हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 10 को
ऐसे लिखेंगे एक्स से, 50 को लिखेंगे हम एल से, 100 को लिखेंगे सी से, 500 को लिखेंगे डी से और 1000 को हम लिखेंगे एम से। तो ये आपके पास सारी की सारी संख्याएं आ चुकी है। ये आपका आ रहा है हिंदू अवैरिक संख्याओं के साथ इस प्रकार ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें मान लो कि कोई और संख्याएं हैं उसको हम लिखना चाहते हैं, तो उदाहरण देखिए, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उदाहरण ले लेते हैं एक हम 98 को रोमन में लिखिए। तो विद्यार्थियों मैं इसको कैसे लिख दूँ, 98 को मैं ऐसे लिख दूँ 90 + 8, ठीक है। और इस 90 को भी तो हम ये लिख सकते हैं 100 - 10 + 8। अब आप देखिए 100 को हम क्या लिखेंगे, x c + 8। अब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, x c और ये हो गया 8। तो विद्यार्थियों ये है 98 को रोमन में लिखने का तरीका। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। चर्चा की जो आप लास्ट में उसको पढ़ सकते हैं, उसके पश्चात कुछ प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, आप वो कर लें और अगली क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे हमारी दूसरी प्रश्नावली। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद।